फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 13 में प्रश्न नंबर 12 तक एसएसटी पांचवें प्रश्न पत्र के इस सीरीज में हम लोग प्रश्न नंबर 12 तक पढ़े थे। तो चलिए इस वीडियो से हम लोग लेक्चर नंबर 14 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वालों प्रशिक्षुओं को भी व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अंतर बताओ। ठीक है, मून इक्लिप्स और इसको कहते हैं लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, और इसको सन इक्लिप्स। तो 2020-22 में ये प्रश्न पूछा है। देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी, ठीक है, क्या हो गया आपका, ये पृथ्वी हो गया। पृथ्वी पृथ्वी क्या होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सूर्य हो जाएगा और ये चंद्रमा हो जाएगा। तो यही आपका चंद्र ग्रहण की स्थिति है। जब सूर्य, देखिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो देखिए पृथ्वी क्या होती है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, जिसके कारण चंद्रमा पर, अब चंद्रमा पर क्या होगा, चंद्रमा छोटी है और पृथ्वी क्या है, बड़ी है चंद्रमा से। तो जो सूर्य का प्रकाश है क्या करेगा, ये जितना ये होगा, ये बड़ा है तो इसके पीछे ये, इसका परछाई इसके ऊपर नहीं पड़ेगा तो अंधेरा छा जाएगा कि धरती की परछाई दिखाई देता। तो चंद्रमा पर क्या होती है, धरती की परछाई दिखाई देती है, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक है, इसकी परछाई दिखाई देगी क्योंकि क्या कर प्रकाश रोक दे रहा था, इसकी परछाई बनेगी। जैसे आप चलते होंगे देखिएगा धूप में तो आपका परछाई क्या होगा, पृथ्वी पर पड़ती होगी। ठीक है, उसी प्रकार आप अपने आप को पृथ्वी मान लीजिए और सूर्य हो गया, और बीच में और पीछे आपका परछाई चंद्रमा है। तो परछाई देखिए वो क्या होता है, यही चंद्र ग्रहण का यही स्थिति एक तरह से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। चंद्र ग्रहण देखिए, सूर्य ग्रहण देखिए, सूर्य ग्रहण में क्या होगा, देखिए सूर्य ग्रहण में आपका क्या जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा। सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और चंद्रमा छोटा है और क्या हमारा पृथ्वी क्या है, अर्थ क्या है, बड़ा है, और सूर्य तो इन दोनों से बड़ा है, तो ये तो बातें अलग है। तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, जिसके कारण क्या होगा, देखिए अब चंद्रमा छोटी है तो, और ये क्या है, जब छोटी है तो इससे प्रकाश क्या होगा, इधर दूर भी फैलेगा। जब दूर फैलेगा तो क्या होगा, तो सूर्य क्या होगा, कम दिखाई देगा। तो सूर्य कुछ भाग दिखाई देगा, चूंकि ये छोटा है तो आप पृथ्वी से क्या करेंगे, सूर्य का कुछ भाग आपको दिखाई देगा। तो और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। तो परछाई तो दोनों स्थिति में पड़ने वाली है, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों स्थिति में क्या होगी, परछाई पड़ेगी, तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन कोई भी। प्रश्न नंबर 14, भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है एवं महत्व। तो भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है कि जोत इकाइयों की अधिकता एवं उनके आकार का कम होना। ठीक है, भारत में क्या है, लोगों के पास, हर एक परिवार के पास छोटे छोटे खेत हैं, क्योंकि उसमें भी विभाजन होते चला जा रहा है, तो जोत का आकार कम है। भारतीय कृषि में जोत के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल खंडों में विभक्त है तथा सभी खंड दूरी पर स्थित हैं। भूमि पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जनसंख्या का अधिक भार है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकृति पर निर्भर क्यों करता है, जब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तो बाढ़ आएगी, फसल खराब हो जाएगा। कम वर्षा होगी, सूखा हो जाएगा, सारी फसलें सूख जाएंगी। अत्यधिक आंधी आ जाएंगी तो सारी फसलें क्या हो जाएंगी, और उसमें भी खराब हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2022 में पूछा है। तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता उनका स्थानीय स्वशासन था। तो जो चोल प्रशासन क्या था, उनका स्थानीय स्वशासन था। जैसे हम लोग का स्थानीय स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत है, न्याय पंचायत है, ये हमारा स्थानीय स्वशासन है। उसी प्रकार उनका भी ऐसे ही स्तर था, ग्राम स्वशासन। देखिए ग्राम स्वशासन आ गया ना, मतलब ग्राम लेवल पर, जैसे ग्राम प्रधान होता है तो ग्राम प्रशासन की पूर्व इकाई थे, और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। जिस प्रकार
आज का प्रेजेंट टाइम में सिस्टम है, ग्रामवासी स्वयं प्रधान को चुनते हैं, उसी प्रकार चोल प्रशासन में भी था। तो चोल शासकों से इस अभिलेखों से, तो जो चोल शासक थे उस अभिलेखों से इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। व्यवस्था आर्थिक सामाजिक अपमान पर आधारित होते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 2022 में यह प्रश्न पूछा है। तो देखिए, अशोक का जीवन परिचय देना है तो सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक देखिए, इसका जन्म कब हुआ था? तो 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। तो ईसा पूर्व क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात होती है। तो ऐसे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ पे 304 आ गया। अब यहाँ से 304 के बीच यहाँ 232, तो इतने वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे चला जाता है ईसा पूर्व में। तो ऐसे मतलब 304 से यहाँ तक गिना जाएगा, ठीक है, घटते चला जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे, ठीक है। अशोक क्या था? बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। तो मौर्य वंश का ये राजवंश थे अशोक जी। 304 से 232 वर्ष में इन्होंने अपना शासनकाल किया। अशोक के प्रयासों से ही बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, तो जो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया आप ग्लोब में देख लीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप और मध्य एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया, चाइना तथा जापान तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य अशोक के टाइम में। तो बौद्ध धर्म को उसने अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाया। तो बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म किसने बनाया? अशोक ने। और ये इतना बड़ा युद्ध लड़ने में महारथी था कि इतने क्षेत्रों को जीत लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया, मध्य एशिया, चीन, जापान, और बौद्ध धर्म को फैलाने में अशोक का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी कलिंग युद्ध को देखकर इसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का, और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसने खून खराबा करने से रोक लिया अपने आप को, बौद्ध धर्म को मानने लगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, मेगास्थनीज का भारत वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा है। तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सामंत, तो चंद्र मेगास्थनीज कौन था? यूनान का एक राजदूत था, एम्बेसडर था। जिस प्रकार आजकल भारत के जो प्रतिनिधि होते हैं विदेशों में राजदूत बन के रहते हैं, वहाँ क्या करते हैं, जो भारतीय लोग हैं और भारत के नियम कानून, भारत की जो पॉलिटी है, भारत का जो राज्य व्यवस्था है, ये सब क्या देखते हैं राजदूत विदेशों में। उसी प्रकार जो राजा महाराजा थे तो उनके भी राजदूत हुआ करते थे। तो देखिए, मेगास्थनीज क्या था? यूनानी राजदूत था, ठीक है, यूनान देश का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। तो यूनानी सामंत सेल्यूकस ने क्या किया था? राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार, संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। जो कुछ भारत में देखा उसे अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत वर्णन किया। वह लिखता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र क्या है? प्रेजेंट टाइम में पटना में है, बिहार में। तो भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है उस टाइम मौर्य काल में। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। तो पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील और चौड़ाई 2.25 मील। तो लंबाई 9.5 मील थी और चौड़ाई 2.25 मील थी। तो 9.5 और 2.25 याद रखेंगे। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार हैं और 570 दुर्ग बने हैं। तो 64 द्वार थे और 570 दुर्ग हैं। नगर के अधिकांश भवन लकड़ी के बने हुए थे उस टाइम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? राजपूत कालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। तो राजपूत युग में समाज वर्गों उपवर्गों में बांटा था। तो जो राजपूत काल था उस टाइम समाज वर्ग और उपवर्गों में बांटा हुआ था। किन किन वर्गों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के समाज में ब्राह्मणों का विशेष महत्व था। तो जो ब्राह्मण थे उनका विशेष महत्व था इन चारों वर्णों में से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। लोहार जो थे, लुहार, सुनार, चर्मकार,
चर्मकार मतलब चमड़े का जो धंधा करने वाले थे, और आदि के कुटीर उद्योग धंधे प्रचलित थे। ठीक है। इस युग में नवीन जाति का उदय हुआ जिसे कायस्थ कहा जाता था। तो जो अब कायस्थ है वो राजपूत काल में ही क्या हुआ, कायस्थ का उदय हुआ, जो स्वभावतः लिपिक थे। क्या थे वो, लिपिक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है, चालुक्य वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2022 में प्रश्न पूछा है। तो चालुक्य वंश एक भारतीय शाही राजवंश था। चालुक्य वंश क्या था, एक भारतीय शाही राजवंश था, जिसने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत, ठीक है, जो दक्षिण भारत और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। सौराष्ट्र में चालुक्यों के शासन को अमीरों द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो सौराष्ट्र में क्या कर दिया गया था, तो जो चालुक्य राजवंश थे उनका शासन समाप्त कर दिया गया था। 10वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही इस अवधि के दौरान उन्होंने 3 संबंधित अभी तक व्यक्तिगत राजवंशों के रूप में शासन किया था। तो ये चोल वंश का संक्षिप्त वर्णन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रश्न नंबर 20 देखिए, महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। 2022 में प्रश्न पूछा है, तो 2 नंबर का है। आप लोग बना करके अपने हिसाब से जितना आपको आता है लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा लिखना। उत्तर, महमूद गजनवी का आक्रमण। तो महमूद गजनवी का आक्रमण चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं। तो महमूद गजनवी ने पश्चिम एशिया, तो देखिए ये हमारा भारत है, ये एक प्रतिमा प्रतीकात्मक हम बना रहे हैं, तो ये हमारा भारत है, तो हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। तो महमूद गजनवी ने पश्चिम एशिया, तो देखिए ये हमारा पश्चिम है, तो ये इधर एशिया ग्लोब में आप देखेंगे तो इधर पश्चिम एशिया के छोटी सी रियासत, इधर ही छोटी सी रियासत थी, गजनी राज्य की स्थापना की थी। तो महमूद गजनवी ने अपने ही नाम पर क्या किया था, पश्चिम एशिया में क्या किया था, गजनी राज्य की स्थापना की थी। वह तुर्क सरदार था। तो जो महमूद गजनवी था क्या था, वो टर्किश था। ठीक है, तुर्क सरदार था, वह गजनी रियासत का एक उत्तराधिकारी था। और जो महमूद गजनवी था, गजनी रियासत को बनाने में उसने बहुत योगदान दिया था अपना, और वो गजनी रियासत का एक बहुत बड़ा उत्तराधिकारी था, दावेदार था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वो क्या था, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत की धन संपदा के विषय में गाथाएं सुन रखी थी। ठीक है, उसने भारत के कितने सोने की चिड़िया है, भारत में इतनी संपत्ति है, ये सब सुन के उसके मन में लालच आ गई। अतः अपने राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए सन 1000 से 1025 ईस्वी तक भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किए। तो 1000 से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में 17 बार उसने आक्रमण किया भारत के धन संपदा को लूटने के लिए। महमूद गजनवी का इरादा भारत पर आक्रमण कर धन दौलत लूट कर ले जाना था। ठीक है। उसके पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ मुख्य आक्रमण के केंद्र थे। तो जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण के केंद्र कौन कौन सा था, पंजाब पे किया आक्रमण, मुल्तान पे, भटिंडा पे, नगरकोट पे, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, सोमनाथ। इस पे महमूद गजनवी ने आक्रमण करने का प्लान बनाता था, इन्हीं जगहों पे करता था, और 17 बार आक्रमण किया 1000 से लेकर 1025 ईस्वी में, और गजनी साम्राज्य की स्थापना की। और वो महमूद गजनवी तुर्क का सरदार था, बहुत महत्वाकांक्षी था। महमूद गजनवी का भारत में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर हुआ। वहां वहां से उसने बहुत सा धन, सोना चांदी लूटा तथा उसे अपने गजनी राज्य में ले गया। तो उसने लूट करके पूरा धन संपदा भारत से उसने सोमनाथ मंदिर में से जितने सोना चांदी लगे थे लूट करके हाथी पर लाद करके लेकर वो तुर्क लेके गया था। इतना बताया जाता है, इतना सोना था कि जो हाथी थे वो बैठ जाते थे, ले जाने के लिए थक जाते थे, इतना वो लूट कर लेकर गया था। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। महमूद गजनवी की विनाश लीला के संबंध में मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी, ठीक है, जो मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी लिखते हैं, जो कि महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ कौन आया था, अलबरूनी विद्वान आया था। ये भी प्रश्न बन सकता है, तो कहाँ से आया था, तो मध्य एशिया से अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। जब उसने भारत पर आक्रमण किया
तो बहुत सारे क्या करते थे, जो राजा महाराजा थे वो अपने साथ विद्वान, सैनिक, ज्योतिषी सब लेकर के चलते थे। तो जो विद्वान था ये अलबरूनी था, और ये सारे विनाश लीला ये अलबरूनी अपने पुस्तक में लिखता था। लिखा है उसने, अलबरूनी ने क्या लिखा है, क्योंकि वो विद्वान था, तो उसने क्या लिखा है, महमूद ने भारत की समृद्धि समृद्धि को बर्बादी में बदल डाला था। तो महमूद गजनवी ने जो भारत में धन संपदा था एकदम भारत को लूट के बर्बाद कर दिया। उसके आक्रमण से देश को सांस्कृतिक जो भी कल्चर तथा आर्थिक हानि हुई, कल्चरल और आर्थिक हानि हुई। समकालीन हिंदू राजाओं ने महमूद गजनवी का सामना किया, किंतु राजनीतिक एकता के अभाव में वे असफल रहे। तो जो भारत के राज उस टाइम राजा राज रियासत था, उन्होंने अपने छोटे-छोटे राज्यों में बँटे थे। जब छोटे-छोटे राज्यों में बँटे थे, एकता नहीं थी, इसीलिए महमूद गजनवी भारत का पूरा लूट करके चला गया लेके। लगभग 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है? 1000 से लेकर के 1025 ईस्वी में इसने 17 बार आक्रमण किया भारत में। पंजाब, भटिंडा, नगरकोट, जम्मू कश्मीर, इन सारे 17 जगहों पे उसने आक्रमण किया 17 बार। और 1030 में क्या हुआ? वो टूट गया। भारत के लिए वह एक आतताई लुटेरा था। वो क्या था? बहुत आतताई था। वो बहुत एक तरीके से कह सकते हैं गैंगस्टर था बहुत बड़ा। मुहम्मद, देखिए हमने महमूद गजनवी का आक्रमण पढ़ लिया, तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुहम्मद गौरी का आक्रमण। तो मुहम्मद गौरी का आक्रमण क्या है? तो मुहम्मद गजनवी के शासन के लगभग 150 वर्ष बाद, तो देखिए जब आपका महमूद गजनवी आक्रमण कर दिया, सोमनाथ का मंदिर में से सारे पैसे लूट लिए, भारत के जितने धन संपदा थे लूट करके खाली कर दिया। तो उसके बाद मोहम्मद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया लगभग 150 वर्ष बाद। तो अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क का शासक, ठीक है, तो गौर स्थान है, और ये जो मोहम्मद गौरी था ये कहाँ का था? अफगानिस्तान की एक छोटी सी रियासत गौर का तुर्क का शासक मुहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आया था। तो मुहम्मद गौरी कहाँ का था? अफगानिस्तान की गौर का तुर्क का शासक था। ये स्थान याद रखेंगे। गौर जगह है, वहाँ का एक टर्किश था। यानी कि महमूद गजनवी भी तुर्की था, और मोहम्मद गौरी भी क्या था? तुर्की था। उसने भारत पर आक्रमण करने आया था, और मुहम्मद गौरी ने भारत में सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया था। देखिए महमूद गजनवी ने भी यहीं पे आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने आक्रमण पंजाब पे इसके पहले कर चुका था। 1175 में फिर किसने कर दिया? मुहम्मद गौरी ने कर दिया। तो पंजाब के मुल्तान शहर पर आक्रमण किया तथा सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। और मुहम्मद गौरी ने क्या किया? सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ, भारत में जो राजा थे महाराजा थे वो आपस में ही लड़ते थे, ठीक है, उनमें एकता नहीं थी। तो भारतीय राजाओं के आपसी संघर्ष का लाभ उठाते हुए गौरी ने मुल्तान शहर मुल्तान शहर के आक्रमण के पश्चात क्या किया? गुजरात के चालुक्य वंश के राजा, जो मोहम्मद गौरी क्या किया? मुल्तान शहर पर आक्रमण किया। उसके पश्चात गुजरात के जो चालुक्य वंश के राजा थे राजा भीम पर आक्रमण किया। तो जब पंजाब के मुल्तान में 1175 में मुहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और सिंध और मुल्तान पर क्या किया? अपना कब्जा जमा लिया। तो इसने सिंध और मुल्तान पर कब्जा जमाने के बाद जो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? चालुक्य वंश के राजा के क्षेत्र पर आक्रमण किया। और जो चालुक्य वंश के राजा कहाँ राज करते थे? तो उस टाइम भारत के गुजरात में राज करते थे। तो इनको भी क्या किया? लूटना चाहा। लेकिन इस युद्ध में मुहम्मद गौरी हार गया। तो जो चालुक्य वंश के राजा थे उनसे मोहम्मद गौरी हार गया। मुहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य धन प्राप्ति एवं इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। गुजरात की हार से निराश होकर गौरी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पंजाब पर कब्जा करने की योजना बनाई। जब उसने हार गया, चालुक्य वंश के राजा राजा भीम उनको हरा दिए मोहम्मद गौरी को 1175 में। तो उसने सोचा कि अब हम हारेंगे न, हार चुके हैं, तो वो निराश तो होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन फिर उसने पंजाब पर कब्जा करने के लिए योजना बना ली। 1190 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। फिर 1190 ईस्वी में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और भटिंडा को अपनी राजधानी बनाई। इस समय भारत में हिंदू राज्यों में अजमेर
तथा दिल्ली का चौहान राज्य, गुजरात में सोलंकी राज्य। गुजरात में क्या था? सोलंकी राज्य। देखिए इसी वजह से जो राजा महाराजा थे आपस में लड़ते थे और विदेशी आकर के लूट करके इसका फायदा उठा के क्या करते थे? धन संपदा लूट के लेकर चले जाते थे भारत से, क्योंकि भारत के लोगों में एकता नहीं थी और विभिन्न प्रकार के राजा महाराजा रहते थे यहाँ पे, अलग अलग वंशों के अलग अलग। ठीक है। तो कन्नौज में क्या था? गढ़वाल राज्य था। बंगाल बिहार में सेन राज्य था। बंगाल और बिहार में क्या था? सेन राज्य था। और बुंदेलखंड में चंदेल राज्य शासन में थे। तो जो बुंदेलखंड में क्या थे? जो चंदेल राज्य थे शासन में थे। और दक्षिण भारत में देखिए देवगिरी, देखिए हर जगह देखिए अलग अलग वंशों के शासक है। तो स्पष्टता क्या करेंगे? ये आपस में भी लड़ेंगे। जब ये आपस में लड़ेंगे तो इनकी सेनाएं कमजोर होंगी और जो विदेशी आक्रमणकारी होगा उनको युद्ध करने में आसानी मिल जाती है। तो दक्षिण भारत में देवगिरी हो गया, वारंगल हो गया तथा होयसल प्रमुख राज थे। तो ये सब क्या थे? ही होयसल प्रमुख राज्य थे। ये मोहम्मद गौरी के आक्रमण की बात हो गई। ठीक है। तो इसने भी क्या किया? भारत पे आक्रमण किया, गुजरात में जीता, फिर उसने राजा भीम को हराने का प्रयास किया, नहीं हरा पाया। पंजाब पर आक्रमण किया, सिंध पे आक्रमण किया, मुल्तान पर। तो इस प्रकार ये क्या? ये मोहम्मद गौरी हुआ या आपका दोनों का अगर निष्कर्ष निकालते हैं महमूद गजनवी, इसका उद्देश्य क्या था? धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी बीएड डीएलएड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।